नमस्कार बच्चों, आज हम 7 जून के करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आज की कुछ खास खबरें, उसके बाद हम 15 प्रश्न MCQ के करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, चुनाव हो चुका है, एक लंबा समय व्यतीत हुआ है चुनाव में और अब तेजी से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को इसका आदेश दे दिया है, इसलिए आप लोग कमर कस लें। जो भी पेंडिंग परीक्षाएं थी अब वह जल्दी जल्दी से हो जाएंगी और अब आप पिछला सभी रिवीजन कर लें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को तैयार कर लें। देखें पहली खबर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, मुंबई के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अच्छा प्रश्न। अगली खबर, सिंधलिंग पट्टाना शेट्टी ने जीता गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार। आप इस नाम से समझ सकते कि एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और यह जो है मुख्य रूप से जो है कवि और नाटककार सिंधलिंग को दिया गया है। अगला देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा, और जो उन्होंने घोषणा की है उसमें देख लेंगे कि IIT बॉम्बे के बारे में उन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट है काजा शिखर सम्मेलन 2024 और वन्य जीव उत्पाद व्यापार। जाम्बिया में ये शिखर सम्मेलन होता है और इसमें वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक बैठक की जाती है। नेक्स्ट है एनवीडिया के CEO जेंसन हुआंग ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। देख लें इनकी ऐतिहासिक घोषणा किस प्रकार AI क्षमताओं में क्रांति लाने का वादा करती है। नेक्स्ट है इसरो ने एरोडा डायनेमिक डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, इसका मुझे आप आंसर देंगे। पहला प्रश्न जो है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मैंने कल भी यह प्रश्न किया था, पुनः उसी से संबंधित अलग तरीके से बनाकर पूछा गया। 8.2%। जब हम बात GDP की करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, तो GDP का तात्पर्य होता है कि एक वर्ष में उसी देश की आंतरिक सीमाओं में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। कहने का मतलब है देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा NSO जिसे हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है और कहा है कि जो GDP है देश की 2023-24 में 8.2% के रेट से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त वर्ष 23-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगभग कितने प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है। कल हमने ये बात भी की थी कि सिंगापुर जो है वो पहले नंबर पे है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए, और इसमें 3.5% जो है वे गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। देखिए लिखा है कि भारत में 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और ये जो गिरावट करी गई है वे जो है आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि 642
मिलियन मतदाताओं ने क्या किया है, लोकसभा इलेक्शन में अपने वोट का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुल मतदाता हैं भारत में थे 970 मिलियन, जिसमें से 642 मिलियन लोगों ने भाग लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा इलेक्शन और इतने सिस्टमेटिक वे के अंदर हो जाना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक बहुत बड़ी चर्चा होती है कि इतने बड़े इलेक्शन को एक अच्छे तरीके से संपन्न करा ले जाना। और ये अच्छी बात है कि इस बार ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहली बार और बहुत बड़ी बात हो रही है, वरना अभी तक तो ईवीएम पे बहुत सारे आरोप लग जाते। आगे देखते हैं हम कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो इस समय कौन है, राजीव कुमार। ये छोटे छोटे प्रश्न इसमें बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं, जो हमारे लिए स्टैटिक जीके में हो जाते हैं। उन्होंने कहा अपनी कॉन्फ्रेंस में कि 642 मिलियन गौरवशाली भारतीय मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब अगर हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, तो उसकी स्थापना हुई है 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, और ये 3 सदस्य होता है, 3 लोग हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और ये प्राप्त किया है सान्या मल्होत्रा ने। देख लें अपनी स्क्रीन पे कि अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा के लिए ये गौरव और खुशी का क्षण है। उनको जो उनकी फिल्म है मिसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर नाम है केदार जाधव का। केदार जाधव 39 इयर्स के हो गए हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। जून 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे के लिए भारत ने बुलाया था, लेकिन उन्हें अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए उस साल नवंबर तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने रांची में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के 2 दौरों के लिए भारत की टीम में चुना गया। 2015 में जब उन्होंने नाबाद शतक बनाया और फिर 2016 में जब उन्हें श्रृंखला में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। फिलहाल उनके बारे में अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली 7 जून, 7 जून को ये मनाया जाता है और असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में, इसको आप याद रखेंगे। और सुशील कुमार देख लेते हैं, हाँ, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आता रहता। बंदरगाह की बात करें या हम एयरपोर्ट की बात करें, दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। गांधीधाम शहर के पास है, पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये बंदरगाह स्थित है। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा, ये भारत करेगा। नेक्स्ट होस्ट करेगा इस मीटिंग को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो बात की जा रही है। 42 इयर्स के बाद दुनिया के सबसे प्रमुख विमानन कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की बात अगर हम करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं और इसकी मेजबानी करेगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ है दुनिया के एयरलाइंस का, जिसकी स्थापना 1945 में क्यूबा के हवाना शहर में हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। और रुचिरा कंबोज की बात करें तो इनको जो रिटायर हुई हैं, यूएनओ की अगर हम बात करें तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी मुख्य रूप से, और इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क शहर में है यूएसए के।
6 प्रमुख अंग हैं यूएनओ के, देख लेंगे, फिर कभी एक दिन में यूएनओ पर पूरा टॉपिक बना दूंगा। फिलहाल अभी बात हो रही संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत बनकर इतिहास रचने वाली वरिष्ठ एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने घोषणा की कि वे लगभग 4 दशकों के शानदार करियर के बाद जून 2024 को रिटायर हो रही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? जब भी हम राइस या चावल की बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स हमारे जहन में आने चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में। और यहाँ राइस की कुछ बात हो रही है। इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन में समझ में आ जा रहा फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी जो है बच्चों वो मनीला है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। सामने ही फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की मुद्रा फिलिपिन पेसो, और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस। फिलीपींस की एक अदालत ने हाल में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया। इस निर्णय पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान गया क्योंकि जीएम फसलों के समर्थकों का दावा है कि इस निर्णय से विटामिन ए की कमी वाले बच्चों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। गोल्डन राइस की बात हो रही है, विटामिन ए, जबकि अदालत द्वारा उद्धत सुरक्षा उल्लंघनों की अनदेखी की गई है। गोल्डन राइस, जिसका नाम इसके चमकीले पीले रंग के कारण पड़ा है, को आयरन, जिंक और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत। ये क्वेश्चन फिलहाल आगे देखते हैं। हाल ही में किसने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नोकिया ने ये हस्ताक्षर किया है बच्चों। और बात करते हैं नोकिया, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे आ जाता है नोकिया किस देश का है? तो नोकिया जो है वो फिनलैंड का है। ये सिंपल सा क्वेश्चन यूपीपी के लिए इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये तो बात हमें नोकिया की होगी। और फिनलैंड का है तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, और फिनलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री एट्टी पेटेरी ओर्पो। ये याद कर लेंगे, ठीक है। आगे, हाल ही में किसने साथी 2.0 लॉन्च किया है? तो सेबी ने साथी 2.0 लॉन्च किया है। सेबी की फुल फॉर्म आ जाती है बच्चों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने और निवेशकों को निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया मोबाइल ऐप साथी 2। क्या है साथी 2 जो लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप है, और इस एप्लीकेशन के द्वारा निवेशकों की शिकायतों का निवारण और ऑनलाइन विवाद का समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो मलेशिया ने किया है। मलेशिया की बात करते हैं बच्चों तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगित याद रखेंगे, प्रश्न आ जाएगा ये। और मलेशिया के प्रधानमंत्री जो हैं अनवर बिन इब्राहिम। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? जो स्टार्ट किया है उसका नाम है बैंक क्लिनिक। अगला, स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बात हो रही है। AIBEA ने ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक शुरू किया है। और अंतिम और प्रश्न आखिरी है, हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण रुपए 8 लाख करोड़ को पार कर गया है? SBI हमेशा रहा है। SBI अगर बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में HDFC, यहाँ पर बात हो रही है SBI की। और SBI की स्थापना जो है 1955 में हुई। पहले SBI का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। आप सामने देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, सीधा सा प्रश्न एक बनता है, भारतीय स्टेट बैंक
बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। जून 2024 को बीएससी पर एसएसबी ने शेयरों को 899 रुपए का नया उच्च स्तर छुआ। और पूंजीकरण की अगर हम बात करें और इसके साथ ही उपलब्धि हासिल करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, भारतीय बैंकों में एसबीआई की शाखाएं और एटीएम की संख्या सबसे अधिक है। सीधा सा प्रश्न बनता है, और विदेशों में किस बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? एसबीआई की। इस तरह से आज 7 जून का जो करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। ये 15 प्रश्न में स्थित जो भी पॉइंट है जिसकी मैंने चर्चा की, अंडरलाइन की है, उसको जरूर नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कल हम पुनः फिर सुबह 6 बजे हाजिर होंगे अगले दिन की करंट अफेयर्स को लेके। नमस्कार।